दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर वन एवं वन्य जीव संसाधन का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट देखें ताकि आपको पार्ट सेकंड अच्छे से समझ में आए। तो आइए दोस्तों, पार्ट सेकंड हम डिस्कस करते हैं। वनों को नष्ट होने की क्या वजह है? तो पत्ते, लकड़ियाँ, छाल, दवाइयाँ, भोजन, चारा, ईंधन इत्यादि पेड़ से प्राप्त होता है, जिससे वनों को नुकसान पहुंचता है। उपनिवेश काल से रेल लाइन, वानिकी, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन में वृद्धि से हुआ है। पूर्वी, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में झूम की खेती की वजह से बहुत नुकसान पहुंच रहा है। संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग, पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता और विकासशील देशों में पर्यावरण का विनाश का मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि है। तो दोस्तों, वन को नष्ट होने की वजह है जो हम अपने मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ को काट देते हैं, लकड़ी के लिए, दवाइयाँ के लिए, भोजन के लिए, चारा के लिए, ईंधन के लिए, जिससे वन को काफ़ी नुकसान होता है। उपनिवेश काल अर्थात जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, जब अंग्रेज यहाँ आकर व्यापारी करते थे, तब उसी दौरान जो है ना व्यवसाय के लिए, कृषि के लिए, वानिकी के लिए और खनन के लिए हमारे देश में जो वन को लगातार काटा गया, जिससे वनों को काफ़ी नुकसान हुआ। और पूर्वोत्तर भारत में झूम की खेती की वजह से भी नुकसान हुआ। झूम की खेती अर्थात दोस्तों जनजाति लोग होते हैं जो एक समय पर एक जगह पे खेती करते हैं और उस जगह पर खेती करने के बाद उस आसपास के जो जगह होते हैं जहाँ कर लेते हैं खेती, उन्हें जला करके किसी दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। फिर दूसरे स्थान पे भी उस खेती करके आसपास की जगह को वहाँ पे जला देते हैं, फिर किसी तीसरे स्थान पे आ जाते हैं। तो इसी प्रकार झूम की खेती से भी वनों को काफ़ी नुकसान हुआ है। पर्यावरण में के रख रखाव की जिम्मेदारी में भी असमानताएं हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत में अमीरों और गरीबों को काफ़ी ज़्यादा जो है ना अंतर से पाया जाता है, और अमीर लोग अपने आप को जो संसाधन का सबसे बड़ा भाग है उसका उपयोग करते हैं और गरीब लोग बहुत कम कर पाते हैं। तो यहाँ भी हर एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी तबके के लोग हो, क्योंकि वन को नष्ट करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जो हम ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और जिससे हमारी जीवन पृथ्वी पर जीना संभव नहीं रहेगा। संसाधनों का असमान बंटवारा व असमान उपभोग और विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि को माना गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भारत एक विकासशील देश है और अमेरिका एक विकसित देश है। तो भारत एक विकासशील देश है, तो यहाँ लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो इससे भी जो है ना जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो लोग वन को काट करके घर बना रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, जिससे वन को काफी नुकसान हो रहा है। विकास परियोजना में वनों को नुकसान पहुंचाया है। विकास परियोजना ने भी वनों को नुकसान पहुंचाया है। 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण 50,000 वर्ग किलोमीटर 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ किया गया है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो गया है। वनों की बर्बादी में खनन की भूमिका। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व खतरे में है। इसमें कई प्रजातियों का भारी नुकसान हुआ है और आवागमन मार्ग बाधित हुआ है। वनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाती है। दोस्तों, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले क्या क्या कारक हैं? तो भारत में वन्य जीव के आवास का, जंगली जानवरों को मारना, संसाधनों का असमान बंटवारा व असमान उपयोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता। विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि को माना गया है। दोस्तों, जैसा कि भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन का
उपयोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं एवं 5% लोग की पर्यावरण की रख रखाव में अधिक जिम्मेदारी नहीं है। अर्थात दोस्तों, भारत में अगर 30% जनसंख्या में माने जो वनों को नुकसान पहुंचाता है और जैव विविधता के कारक है, उसमें से 25% अमीर लोग हैं और 5% गरीब लोग हैं। जैव विविधता के काम कम होने के कारण और क्या क्या नुकसान हो रही है, तब मूल जातियां और वनों पर आश्रित निर्धनता बढ़ते जा रहे हैं। इससे लिए ये समुदाय आर्थिक रूप से भी कमजोर होते जा रहे हैं। व्यक्ति जो खाने पीने, औषधि, सांस्कृतिक सभी चीजों के लिए वनों पर निर्भर है, गरीब वर्गों की महिलाओं को अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जैसा कि उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे चारा, जल, खाना इत्यादि के लिए उन्हें 10 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक पैदल चलना पड़ता है और वन कटाई के कारण गंभीर समस्या पैदा होती जाती है, जैसे कि आपदा, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, सुनामी आना। और एक प्रकार का यह आपदा है जिससे हमारे वन अगर हम लगातार काट रहे हैं तो इससे हमारे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। तो इसको लेकर के जो हमारे प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे सूखा पड़ना, बाढ़ आना, सुनामी इत्यादि लगातार आते रहते हैं। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। वन्य जीवन और वनों में तेजी गति से ही हो रही ह्रास के कारण संरक्षण बहुत आवश्यक है। संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है और जीवन संसाधन जैसे जल, वायु और वन्य होती है। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स जेनेटिक विविधता संरक्षित करती है, जैसे कि जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर करती है। 1960 और 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीयता वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की मांग की थी और भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। इसके तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियां के बचाव के लिए शिकार प्रतिबंध पर, वन्य आवासों को कानूनी संरक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर इत्यादि पर जोर दिया गया। तो दोस्तों, ये जो वन संरक्षण अधिनियम एक्ट है जो 1972 में लागू हो गया था, इसमें संकटग्रस्त जातियां और वो जिन्हें शिकार कर ली जाती थी उन पर प्रतिबंध लगाया गया है और वन्य जीव आवासों को कानूनी संरक्षण और जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर जोर दिया गया है। और इस प्रकार जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए गए हैं। केंद्र सरकार की कई योजना बनाए जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े प्राणी की रक्षा करना, जैसे कि बाघ, एक सिंह वाली गैंडा, कश्मीरी हिरन, हंगूल और 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल इत्यादि जो है ना, उन्हें संरक्षित करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम एक्ट लागू किया गया। संरक्षण योजना में कीटों को भी महत्व दिया गया है। वन अधिनियम 1980 और 1986 के अनुसार सैकड़ों तितलियां, पतंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित रखा गया है। वन और वन्य जीवन संसाधन के प्रकार और वितरण। आरक्षित वन। देश के में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं एवं इन्हें सर्वाधिक मूल्यवान बताया गया है। रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल क्षेत्रों का 1/3 हिस्सा रक्षित है, नष्ट होने से बचाने के लिए सुरक्षा की जाती है। और अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्गत सर्वाधिक रक्षित और आरक्षित वन हैं। कुल 75% वन पाए जाते हैं। जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा भाग
आरक्षित वनों का है। समुदाय और वन संरक्षण। हमारे देश में वन कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी है। जैसे कि भारत के कुल क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों की रक्षा में जुट चुके हैं, ताकि आवश्यकता की पूर्ति हो सके। खनन कार्य बंद करवाकर हम वन को संरक्षित रख सकते हैं, और पशुचारण कम करके भी वन को संरक्षित किया जा सकता है। तो वन को संरक्षित करना कितना जरूरी है, और वन को संरक्षित क्यों किया जाना चाहिए, और वन को संरक्षित कैसे किया जा सकता है। तो वन को संरक्षित खनन कार्य को बंद करके किया जा सकता है। पेड़ों को लगातार कटाई से नहीं करके हम वन को क्या संरक्षित कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि में रुकाव करके हम जनसंख्या वृद्धि में रुकाव करके हम जो क्या कर सकते हैं, वन की कटाई को रोक सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दे करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को हम वन को कटाई से रोक सकते हैं, ताकि वो समझ पाएंगे जो हम कितना वन का हमारे लिए कितना महत्व है। सेंचुरी क्या है? सेंचुरी एक ऐसा कानून है जिसके अपने ही नियम है, जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ वन्य जीवों को बचाते हैं। तो सेंचुरी एक प्रकार का जो है ना, घुसपैठी लोगों को, जो वन्य जीव को जो है ना आहत पहुंचाते हैं और उसे मारते हैं, उनसे बचाने के लिए जो एक नियम है और एक कानून है ये। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन एक प्रकार का पर्यावरण आंदोलन है। चिपको आंदोलन केवल हिमालय में प्रसिद्ध है, और यह उत्तराखंड के हिमालय में प्रसिद्ध है, और यहाँ वन कटाई को रोकने में कामयाब रहा। वहाँ के लोग क्या किए थे, जब यह चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था, तो उस समय जो है ना पर्यावरण को बचाने के लिए उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के लोगों ने पेड़ से चिपक गए, और यह आंदोलन दिखाया कि स्थानीय जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक नवीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। और इस आंदोलन के अंतर्गत लोग पेड़ से चिपक कर पेड़ की रक्षा किया है। और यह आंदोलन, इस आंदोलन के जो नेता थे वो मुख्य रूप से हीरालाल बहुगुणा की संज्ञा दी जाती है, जो उन्होंने इस आंदोलन को लोगों तक पहुंचाया और लोगों से आग्रह किया, और लोगों के द्वारा जो पेड़ से चिपक गए और चिपको आंदोलन पेड़ से चिपक कर पेड़ को कटाई से काटने से बचाया। और भारत में पर्यावरण के विभिन्न विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से भी सीख मिलती है कि स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों, जो हमारा जो ये वन्य एवं वन्य जीव संसाधन है, इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है, जो हम वन तब सुरक्षित हो सकता है जब हर एक तबके के लोग, हर एक समुदाय के लोग, चाहे ऊंच हो, चाहे निम्न हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, सभी को वन की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और पर्यावरण में हो रहे विनाश को कम करने के लिए और बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।